हाय बच्चों, क्या हाल है? सब ठीक है? आई होप आपको पिछला लेक्चर समझ में आया होगा और लेक्चर पढ़ने के बाद एनसीईआरटी की लाइन क्लियर होंगे आपके लिए। ठीक है, एक तरह का ये हमारा डिवीजन नोट्स है और 100% एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक है, तो आइए आज हम शुरू करने वाले हैं इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम शुरू करने के पहले हम ये जानते हैं कि इसमें कौन कौन सा सेल ऑर्गेनली है, जिससे हमें और आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये इंक्लूड करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोजाइम और वैक्यूल्स। 4 सेल ऑर्गेनली को कंबाइन करके एक सिस्टम बनाया जिसे हम कहते हैं इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, तो ईच ऑफ द मेम्ब्रेनस ऑर्गेनली, यानी जितने भी हम 4 ऑर्गेनली को भी देखें, इनके मेम्ब्रेन बॉर्डर ऑर्गेनली होंगे इज डिस्टिंक्ट इन टर्म ऑफ इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इनके स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों डिफरेंट होंगे, फिर भी हम इन्हें टुगेदर कंसिडर करते हैं कैसा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, क्योंकि इनका जो फंक्शन है वो कोऑर्डिनेटेड है। फंक्शन डिफरेंट है बट कोऑर्डिनेटेड है, इस वजह से हम इन्हें एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं। कुछ और भी हम सेल ऑर्गेनली देखे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम। इनका जो फंक्शन है वो कोऑर्डिनेटेड नहीं है, जिस वजह से हम इसे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं मानते हैं। अगर हम रफली व्यू देखें एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में, तो क्या क्या इंक्लूड करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके दो पार्ट आर्यवर यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपर्चर्स एंड लाइसोसोम। ये 4 वैक्यूल्स भी है। ठीक है, तो फिर नहीं है बट काउंट करते हैं। ठीक है, अगर हम किस तरह काम करते हैं ये देखें, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका जेनेटिक मटेरियल है। अगर यहाँ से न्यूक्लियस से आपका, अगर यहाँ एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है, एमआरएनए क्या करता है, आपको राइबोसोम के थ्रू इधर विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम एंड पोर, ये आपको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाता है। वहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, इमेच्योर प्रोटीन कह सकते हैं। फिर वो इमेच्योर प्रोटीन आपको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाता है और यहाँ से वो वेसिकल के फॉर्म में आता है। वो वेसिकल आपको गोल्जी अपर्चर्स या गोल्जी बॉडी में फ्यूज करता है सिस फेस से, और ट्रांस फेस से बाहर निकलता है एक मैच्योरिंग वेसिकल बन के, यानी हम इसे सिक्रेटिकल वेसिकल कहते हैं। तो इस तरह हम देखें तो किस तरह काम कर रहा है, यहाँ से रूट पाथवे बन रहा है। ठीक है, अगर हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हटा दें तो यहाँ कुछ फॉर्म ही नहीं करेगा। तो एक का फंक्शन दूसरे पर डिपेंडेंट है और एक का प्रोडक्ट दूसरे का रिएक्टेंट है। सो ये सब एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम कर रहे हैं, इसलिए मैंने कहते हैं इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में। ठीक है, अब आइए हम इसके एक एक सेल ऑर्गेनली के बारे में थोड़ी डिटेल्स जो एनसीईआरटी में वो देखते हैं। ठीक है, अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम electron microscope reveals the presence of network or reticulum of the tiny tubular structure scattered in the cytoplasm called endoplasmic reticulum। तो endoplasmic reticulum किसके थ्रू रिवील हुआ? एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू। और ये कैसा दिखता था? नेटवर्क और रेटिकुलम ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। और ये कहाँ स्कैटर्ड था? साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड था। ठीक है, अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कर रहा था कि इंट्रासेलुलर स्पेस को 2 डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट में डिवाइड कर रहा था। पहला ल्यूमिनल यानी इनसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा एक्स्ट्रा ल्यूमिनल यानी जो कि साइटोप्लाज्मिक कंपार्टमेंट है। इसका कहने का क्या मतलब हुआ? अगर हम एक सेल को लें, ठीक है, 2 सेल को लेते हैं, तो जो सेल 2 सेल के जो बाहर का स्पेस है इसे हम कहते हैं इंटरसेलुलर, और जो इंटरसेलुलर स्पेस और जो सेल के अंदर स्पेस है इसे हम कहते हैं इंट्रा सेलुलर स्पेस। तो जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था वो इंट्रा सेलुलर स्पेस को 2 डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट में डिवाइड कर रहा था। पहला था ल्यूमिनल एंड द अदर वन इज एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। यानी ल्यूमिनल क्या है? अगर ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो जो इसके इनर साइड का जो स्पेस है इनसाइड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसे हम कहते हैं ल्यूमिनल, और जो इसके बाहर का जो स्पेस है यानी बेसिकली साइटोप्लाज्म हुआ ना एक तरह से, उसे हम कहेंगे एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। तो हम इसे सेल बना सकते हैं ना। तो 2 स्पेस हो गए, एक साइटोप्लाज्म जिसे हम एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कहते हैं एंड द अदर वन इज ल्यूमिनल जो कि इनसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। नाउ अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कर रहा था? शो कर रहा था राइबोसोम का अटैचमेंट अपने सरफेस पे, और कौन से प्रोटीन से? राइबोफ्लोरिन प्रोटीन से। तो ये बोला कि एंडोप्लाज्मिक ऑफन शो राइबोसोम अटैचमेंट टू देयर आउटर सरफेस। कहाँ पे? उनके आउटर सरफेस पे। देखिए ये एक न्यूक्लियस है और न्यूक्लियर पोर होते हैं। जब हमने देखा कि जो एमआरएनए हमने जो फॉर्मेशन किया वो इसी न्यूक्लियर पोर के थ्रू बाहर निकलते हैं और राइबोसोम पे जाके अटैच होते हैं। वहाँ पे जो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है वो राइबोसोम में जाता है, एंड देन राइबोसोम आपको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाता है, एंड देन वहाँ से वेसिकल का फॉर्मेशन होता है, आगे जाके गोल्जी बॉडी में मिलता है, देन वहाँ से सेक्रेटरी वेसिकल का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह देखिए स्ट्रक्चर देखिए, यह रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि यहाँ पर राइबोसोम का अटैचमेंट है। हम सिस्टर्नी भी कह सकते हैं, बट सिस्टर्नी का
सबसे मोस्टली यूज हम गोल्जी बॉडी में ही यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। देन ये न्यूक्लियर इन्वॉल्व हो गया। न्यूक्लियर पोर, आपको जो स्पेस है इसे हम ल्यूमिनल स्पेस कह सकते हैं, और जो बाहर का स्पेस है वो है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस। ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि यहाँ पर राइबोसोम का अटैचमेंट नहीं है, जबकि यहाँ का देखिए राइबोसोम का अटैचमेंट है, तो ये क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अब हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में देखें तो बियर राइबोसोम ऑन देयर सरफेस, ठीक है। इन्हें हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों कहते हैं, क्योंकि जो राइबोसोम का जो अटैचमेंट है या फिर राइबोसोम इनके आउटर सरफेस पे मिलते हैं। और ये कहाँ ऑब्जॉर्व होते हैं, मतलब फ्रिक्वेंटली कहाँ ऑब्जर्व हो रहे थे, जहाँ पे जो सेल थी वो एक्टिवली इन्वॉल्व थी किसमें, प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन में। वैसे सेल जो कि एक्टिवली इन्वॉल्व थी किसमें, प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन में, वहाँ पे जो आरईआर का जो अमाउंट था वो एक्सटेंसिव में था, ठीक है। और एक बात और जाने तो जो आरईआर जो है वो एक्सटेंसिव अमाउंट में भी था, और उनका जो अटैचमेंट था वो न्यूक्लियर इन्वेलप, यानी आउटर मेंबर ऑफ द न्यूक्लियर इन्वेलप। ये देखिए दो साइड है ना, डबल मेम्ब्रेन होता है, आपको पता होना चाहिए न्यूक्लियर इन्वेलप, आगे हम देखेंगे जब पढ़ेंगे न्यूक्लियस। तो जो आउटर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस का, उनसे ये कंटिन्यूअस कनेक्शन में था। तो वही कह रहा है कि एक तो एक्सटेंसिव हो गया, ज़्यादा नंबर में हो गया, एंड कंटिन्यूअस विद द आउटर मेम्बर ऑफ द न्यूक्लियस। तो 3 पॉइंट है एनसीईआरटी में। पहला ये राइबोसोम का, राइबोसोम बियर करेंगे सरफेस पे। दूसरा ये कि जो सिलेक्टिवली इन्वॉल्व होंगे प्रोटीन सिंथेसिस में और सिक्रेशन में, वहाँ पे आरईआर का अमाउंट ज़्यादा होगा। एंड द थर्ड वन इज दी एक्सटेंसिव होगी और कंटिन्यूअस विद द आउटर मेम्ब्रेन। कौन सा, आउटर मेम्ब्रेन, ये हम याद रखेंगे, आउटर मेम्ब्रेन से कंटिन्यूअस में होंगे। अब हम बात करेंगे जो सेकेंड पार्ट है, जो कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जहाँ पे आपको क्या राइबोसोम का अटैचमेंट नहीं मिलता है, राइबोसोम एब्सेंट होती है, देख रहे हैं ना। तो क्या है यहाँ पे, पहला पॉइंट है एब्सेंस ऑफ राइबोसोम, जिसकी वजह से कैसे होती है, स्मूथ अपीयर होते हैं। और इनका जो कहाँ मिलते हैं, वैसे सेल जो कि लिपिड का सिंथेसिस करते हैं वहाँ पे ज़्यादा मिलते हैं। यहाँ पर जो अगर लिपिड का सिंथेसिस होना होगा तो कहाँ से होगा, आपको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। इन एनिमल से लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन आर सिंथेसाइज, एक स्टेरॉयडल हार्मोन है जो कि लिपिड लाइक होगा, वो कहाँ सिंथेसाइज होगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। यहाँ 3 पॉइंट है। मैं किस स्टेरॉयडल हार्मोन से कुछ आपको बताना चाहूँगा स्टेरॉयड के बारे में। आजकल जो भी जिम जा रहे हैं वो लोग स्टेरॉयड लेते हैं, ठीक है। तो स्टेरॉयड कैसे काम करता है, जैसे मान के चलिए आपका मसल है, ठीक है। मैंने एक मसल का एक बंडल लिया। अब मैं इसे कहूँ आपको किसी मसल को इतना मोटा करना है, तो आप क्या कहोगे, एक मसल को आप 1 2 3 यहाँ पे 4 इतने ऐसे ऐसे मसल डालोगे, और दूसरे पार्ट में आप क्या करोगे, इस मसल को ही फुला दोगे, ठीक है। तो दोनों का थिकनेस तो बढ़ गया, बल्किंग हो गया ना। तो जो जिम वाले जो स्टेरॉयड लेते हैं वो क्या करते हैं, इंजेक्शन जब वो लेते हैं तो वो मसल को ग्रोथ नहीं करता है, क्योंकि एक बार मसल बन गया तो बन गया, वो मसल को बल्किंग कर देते हैं इस तरफ। जब वो स्टेरॉयड को छोड़ते हैं तो क्या होता है कि वापस फिर से अपने शेप में आता है। तो इसे होता क्या है, इससे मतलब डिमेरिट क्या है, ये देखिए। एक तो आपको बहुत से जैसे कि किडनी के फंक्शन, लिवर के फंक्शन पर इफेक्ट करता है, वो आगे हम जानेंगे या फिर देखते हैं, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। फिलहाल हम इसकी स्किन पे असर देखते हैं। जैसे मानिए ये आपका पतला बॉडी है, ठीक है। अब इसे बल्कि तो इतना मोटा हो गया, अब स्किन स्ट्रेच हो गया, अब स्किन स्ट्रेच तो हो गया, जब ये वापस फिर से पतला होगा, यानी मसल वापस फिर से नॉर्मल होगा, तो स्किन तो अभी भी बढ़ चुका है, तो इसे झूलने लगता है। तो आप देखेंगे कि जितने भी जो भी जिम वाले होते हैं, जब वो स्टेरॉयड हार्मोन छोड़ते हैं तो उनकी जो स्किन होती है लूज हो जाती है, देखने में अजीब सा लगता है ना, इसलिए हमें स्टेरॉयड नहीं लेना चाहिए। नो, हम अगला सेल ऑर्गेनिक की बात करें तो गोल्गी अपर्चस, कैमेलियो गोल्गी, कब 1898 में इन्होंने फर्स्टली ऑब्जर्व, कैसा, एक डेंसली स्ट्रेन स्ट्रक्चर था, डेंसली स्ट्रेन रेटिकुलर स्ट्रक्चर था, वो कहाँ था, अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अराउंड में उन्होंने कुछ स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व किया जो कैसा दिख रहा था। जब उन्होंने स्टैंड किया तो डेंसली स्टैंड हो गया और रेटिकुलर टाइप में था। बाद में इनका, उनके नाम पे ही सेल ऑर्गेनिक का नाम पड़ गया गोल्जी बॉडी। पहले नाम था इनका डाल्टन कॉम्प्लेक्स पे नाम था, रेटिकुलर अपर्चस पे नाम था, बहुत से नाम थे, बट जो साइंटिस्ट है कैमिलो गोल्गी, उनके नाम पे ही सेल ऑर्गेनिक को ही रख दिया गया। तो क्या क्या कंसिस्ट करता है, सिस्टर्न, ठीक है। और सिस्टर्न कैसा होता है, फ्लैट डिस्क शेप और डिस्क सेक्ट में होता है, ठीक है, जिसका डायमीटर आपको कितना होता है, 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर, ठीक है। और एक और पॉइंट है इनका, जो स्टैक पैरेलल टू ईच अदर। पहली बात देखिए, आपको फ्लैट दिख रहा है, अगर 3-4 अगर सिस्टर्न निकले तो एक दूसरे से पैरेलल स्टैक्ड है, यानी एक दूसरे पे पैरेलल रखा हुआ है। स्टैक का कहने का मतलब क्या हुआ, एक कॉइन है, ठीक है, हम एक के ऊपर कॉइन रखते जाएंगे तो इसको हम कहेंगे स्टैकिंग कर रहे हैं। सिमिलरली हम थैलेक्वाइड्स की बात करते हैं, एक थैलेक्वाइड, दूसरा थैलेक्वाइड, तीसरा थैलेक्वाइड, चौथा थैलेक्वाइड को मिलाकर हम ग्रेना जो बना रहे थे, इस तरह ये स्टैकिंग हो रही थी ना। अब जो सिस्टर्निक का जो अमाउंट है, जो सिस्टर्निक का जो नंबर है, वो डिफर करेगा कि सेल का फंक्शन क्या है, सेल किस तरह का है, ठीक है। सेल एक्टिवली इन्वॉल्व है या सेल एक्टिवली इन्वॉल्व
नहीं है। इस चीज़ पे वैरी करता है कि सिस्टर्न का नंबर क्या होगा, ठीक है। वैसे हम सिस्टर्न में देखे थे किसमें, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, बट बेसिकली इसका मोस्टली अगर लाइन पूछता भी है तो हम इसे गोल्जी अपर्चस में ही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हमने देखा 3-4 पॉइंट कि कैमेलो गोल्जी के नाम पे इनका जो सिल्वर गोल्जी का नाम पड़ा, गोल्जी अपर्चस जो 1898 में उन्होंने ऑब्जर्व किया था। ये फ्लैट डिस्क शेप होगा जिसका डायमीटर 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर, और पैरेलली स्टैक्ड होंगे एक दूसरे के ऊपर, और इनका जो नंबर होगा वो वैरी करेगा और सेल पे डिपेंड करता है कि सेल किस तरह का है, ठीक है। उनकी फिजियोलॉजिकल फंक्शन क्या है, ठीक है। नाउ अब हम बात करें इनके और भी थोड़े डिटेल स्ट्रक्चर क्या क्या है, ठीक है। पहले हम डायग्राम देखें। ये है सिस फेस, ठीक है, जो कि अराउंड आपको न्यूक्लियस के अराउंड मिलेगा। यहाँ पे न्यूक्लियस होगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बात करें तो देखिए एक तरह से ये आपको न्यूक्लियस के अराउंड मिल रहा है, ये न्यूक्लियस के बाहर मिल रहा है, तो इसे हम कहेंगे ट्रांस फेज। एक होता है सिस फेज जिसे हम कहते हैं मैच्योरिंग फेज, फॉर्मिंग फेज, और इसे हम कहेंगे मैच्योर होता है यहाँ पे क्या, वेसिकल मैच्योर होकर निकलती है, इसे हम इसे कहते हैं मैच्योरिंग फेज, ठीक है। एक और भी कहते हैं मैंने सिस को हम क्या कहते हैं, कन्वेक्स, और इसे हम क्या कहते हैं, कनकेव, ठीक है। कन्वेक्स आपको पता है ना, जैसे कन्वेक्स मिरर तो पता है ना कि जो आउटर साइड होगा वो उनका चमकते रहता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो अगर हम मूवमेंट बात करें, वेसिकल्स की मूवमेंट, तो इनका मोस्टली फंक्शन क्या है, ये इधर से निकल रहा है ना, तो ये कन्वेक्स फेस पे निकल रहा है, यानी यहाँ से इंटर कर रहा है तो कन्वेक्स साइड से निकल रहा है, और अगर जब यहाँ से एग्जिट कर रहा है तो ये कन्वेक्स फेस से निकल रहा है। तो इसे हम किस कहते हैं, क्यों कहते हैं, मतलब किस तरह नाम पड़ा वो दिखा हमने, कन्वेक्स एंड कनकेव स्पेसिस पे, ठीक है। तो जो इनकी सिस्टर्ने होते हैं वो आपको कंसेंट्रिकली अरेंज्ड होते हैं और वो न्यूक्लियस के अराउंड होते हैं। उनके जो डिस्टिंक्ट दो फेस होते हैं, एक कनकेव जिसे हम सिस फेस कहते हैं या फिर फॉर्मिंग फेस कहते हैं, एंड द अदर वन इज कनकेव जिसे हम ट्रांस फेस कहते हैं और मैचरिंग फेस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं हमने देखा अभी। नाउ अगर हम सिस एंड ट्रांस फेस की बात करें तो इंटायरली डिफरेंट होंगे, ठीक है, बट इंटरकनेक्टेड होंगे। ऐसा क्यों, ऐसा मतलब हम ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए आप डायग्राम भी देखें तो जो सिस फेस का है वो देखिए कितना छोटा है और ट्रांसफेट कितना बड़ा है। इनका जो फंक्शन भी देखें तो डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ देखिए कन्वेक्स साइड से निकल रहा है, इनकी कन्वेक्स कनकेव साइड से निकल रहा है वेसिकल्स। यहाँ पे आपको इमेच्योर वेसिकल्स आ रहा है, यहाँ पे जो भी मेच्योर वेसिकल बन रहा है मैच्योर, ठीक है। तो इनका जो फंक्शन है वो इंटायरली डिफरेंट है, बट एक दूसरे से क्या है, ये इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। एक सिस्टम ने दूसरे सिस्टम से इंटरकनेक्टेड है। नाउ गोल्जी अपर्चर्स प्रिंसिपली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल। इनका जो प्रिंसिपल फंक्शन क्या है, वो मटेरियल का पैकेज करना, ठीक है, और उन्हें डिलीवर करना। या तो दो तरह हम डिलीवर कर सकते हैं, एक तो आप अपने घर में डिलीवर कीजिए या फिर घर के बाहर, यानी इंट्रा सेलुलर टारगेट को डिलीवर कीजिए, या फिर आप उनके आउटसाइड सेल भी दे सकते हैं, ठीक है, डिलीवर कर सकते हैं जो पैकेज आपने बनाया है उसे, ठीक है। अब क्या है कि जो मटेरियल टू बी पैक्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल, और जो वेसिकल का जो मटेरियल पैक जो किस फॉर्म में होगा, वेसिकल के फॉर्म में होगा। देख रहे हैं सिगरेटिकल वेसिकल्स, इसके अंदर आपको इंजाइम फॉर्म होगा, मैच्योर इंजाइम जो भी आगे जाके हेल्प करता है। तो वो जो भी आपको जो मटेरियल पैक्ड होगा किस फॉर्म में होगा, वेसिकल के फॉर्म में होगा। और वो जो इमेच्योर होगा वो पहले कहाँ फ्यूज करेगा, वो आपको सिस फेस से, ठीक है। पहले तो यहाँ से इमेच्योर वेसिकल आपको कहाँ से आएगा, आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, वो आपके सिस फेस पे फ्यूज करेगा, फिर यहाँ पे जाके इनका पैकेजिंग होगा, मॉडिफिकेशन होगी, ठीक है, एंड देन फिर यहाँ से ट्रांसफेस से बाहर आएगा। द गोल्जी अपर्चर रिमेन्स इन क्लोज एसोसिएशन विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ का जो मटेरियल आ रहा है उसे तो इसमें लाना मतलब जाना तो होगा ना, तो जाने के लिए तो एक दूसरे से क्लोज एसोसिएशन चाहिए भाई। अगर मान के चले अगर किसी दो बंदे में बन ही नहीं रही है तो वो किसी चीज़ को लेकर जा भाई इसे तू मैच्योर करके आ, जा इसे तू उसे डिलीवर करके आ, तो वो नहीं करेगा कि बोले मुझे तेरे से नहीं बनते भाई, मुझे क्या मतलब। जैसे हम प्रेक्सोसोम का बात कर रहे हैं और माइटोकॉन्ड्रिया का बात कर रहे हैं, तो इन दोनों का फंक्शन कोऑर्डिनेटेड नहीं है। तो एक का अगर मटेरियल बाहर भी निकलता है, अगर प्रेक्सोसोम का मटेरियल बाहर भी निकलता है तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहेगा, मुझे क्या मतलब है तेरे मटेरियल से, मुझे नहीं मालूम है। जबकि वही अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो वेसिकल्स बाहर निकलती है उसे गोल्जी अपर्चस बोले मेरे पास भेजो, मैं इसे मैच्योर कर देता हूँ, क्योंकि इनका जो फंक्शन है कोऑर्डिनेटेड है और इसलिए ये दोनों एक दूसरे क्लोजली एसोसिएशन में होंगे, काम करेंगे एक साथ मिलकर ना। अब जो नंबर ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज
ठीक है, हम समझ गए क्लोजली एसोसिएशन। नाउ अब नंबर ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय द राइबोसोम ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर मॉडिफाइड इन द सिस्टर्न ऑफ द गोल्गी एपर्चस बिफोर दे आर रिलीज फ्रॉम इट्स ट्रांसफेज। इसका मतलब सिंपल सा है, जो कि प्रोटीन जो राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अटैच था, ठीक है, वो क्या करता है, प्रोटीन का सिंथेसाइज कर रहा था, ठीक है। अब वो उस प्रोटीन को जब बाहर निकलना था ट्रांसफेज से, उससे पहले उसका मॉडिफिकेशन होने वाला था, जो कि मॉडिफाई कहाँ हो रहा था, वो गोल्जी अपर्चस के सिस्टर्न में, ठीक है, तुम समझ गए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो राइबोसोम था वहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा था। उस प्रोटीन का सिंथेसिस का जो मैच्योरेशन होना था, जो बाहर निकलना था सेल के लिए, वो उनका जो मॉडिफिकेशन हो रहा था वो कहाँ हो रहा था, गोल्जी अपर्चस के सिस्टर्न में, ठीक है। तो देख रहे हैं ना कितना क्लोज एसोसिएशन, किस तरह कोऑर्डिनेटेड फंक्शन में काम कर रहा है। और गोल्जी अपर्चस क्या है, इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। इसका क्या मतलब है, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड कहने का क्या मतलब है, देखिए इस वेसिकल में आपका प्रोटीन आया, ठीक है, और इंजाइम आया, ठीक है। अब गोल्जी अपर्चस में क्या हुआ कि कार्बोहाइड्रेट आया, ठीक है, ठीक है। तो अगर कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन मिलता है तो ये क्या बनाएगा, ग्लाइकोप्रोटीन। तो कहाँ ये एक तरह का मॉडिफिकेशन हुआ। वही अगर कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड ये कहाँ अगर मैच करता है तो ये क्या बनाएगा, ग्लाइकोलिपिड, क्योंकि ग्लाइकोजेन, ठीक है, इस तरह का ग्लाइकोजेन एक तरह तो कार्बोहाइड्रेट ही है ना, और लिपिड, तो इस तरह क्या बनाएगा, ग्लाइकोलिपिड्स। तो इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड कौन सा है, गोल्जी अपर्चस। हम समझिए कि ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड क्या है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं लाइसोसोम, जो कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का एक और स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये क्या है, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनली है, इस तरह वेसिकल्स है, ठीक है। फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग ऑफ द गोल्जी अपर्चस। एक कैसे फॉर्म होता है, गोल्जी अपर्चस के पैकेजिंग का जो फॉर्मेशन हो रहा था, जो फंक्शन था, उस वजह से वो इन्हें फॉर्म करता है लाइसोसोम का, ठीक है। अब एक आइसोलेटेड लाइसोजाइम वेसिकल्स की बात करें, ये कैसे बना, ये न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी का सिस फेस, ट्रांसफेस, यहाँ से आपका वेसिकल्स बना, और ये वेसिकल जो कि सेक्रेटरी वेसिकल था वो लाइसोसोम का बना है। तो आइसोलेटेड लाइसोजाइम के बारे में देखें तो एक इनका मेम्ब्रेन है, इसके अंदर बहुत से एंजाइम है, ये ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन, जो कि मेम्ब्रेन जो भी है प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। तो अगर हम आइसोलेटेड लाइसोजाइमल वेसिकल्स की बात करें तो उनमें क्या क्या रिच्ड होंगे, वो ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो ब्रेकडाउन में हेल्प करते हैं, वाटर निकाल देते हैं, जैसे और कौन कौन से हैं, लाइपेजेस, प्रोटीएजेस और कार्बोहाइड्रेट्स, यानी ये आपको लिपिड का ब्रेकडाउन करेगा, या आपको प्रोटीन का, या आपको कार्बोहाइड्रेट का। और ये जितने भी प्रोटीन है वो कहाँ पे एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं, एसिडिक पीएच में। कोई पूछता है एसिडिक पीएच कौन सा, तो पीएच 4 to 5, ठीक है। तो हम समझ गए ना कि जो आइसोलेटेड लाइसो एंजाइम थे उनके अंदर जो भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम थे, जैसे लाइपेज, प्रोटीएज और कार्बोहाइड्रेट्स, वो एक्टिवली एक्टिवेट एट एसिडिक पीएच, ठीक है। अपना अब जो एंजाइम है वो केबल ऑफ डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने के लिए चाहिए आपको कौन सा, न्यूक्लिएज। तो इस तरह हमने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में पढ़ा, ये किस तरह काम कर रहा है, एक और फिर समझाना एक बार और। ये है न्यूक्लियस, ये है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ से आपको क्या हुआ, एक ट्रांसपोर्ट वेसिकल का आया, ठीक है, और दो तरह का, और ये क्या करा, आपको सिस फेज पे फ्यूज किया ना। फिर ये सिस फेज आपको ट्रांसफर से आया बाहर, तो ये गोल्गी अपर्चस। अब यहाँ से एक दो तरह का काम कर रहा था, एक तो या तो आपको आउटसाइड में इनको सिक्रेट करना हुआ मटेरियल, तो देखिए इस तरह प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज हुआ, या फिर आपको इनसाइड ही सेल में इनका ट्रांसपोर्ट करना हुआ, जो कि आपको इंडोजोम बनाया। अगर इनसाइड में फेगोसाइट इंडोसाइटोसिस करना हुआ तो इस तरह किया, ठीक है। तो एक एक लाइन क्लियर हो गया होगा एनसीईआरटी का ना, एक एक फंक्शन अब समझ में आ रहा हो कि लाइसोसोम किस तरह काम करता है, क्यों एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में जो 4 ऑर्गेनल थे हमने एक पर्टिकुलर सिस्टम कह रहे थे, क्यों माइटोकॉन्ड्रिया, प्लेगोसोम को हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में काउंट नहीं कर रहे थे। अब अगला है वैक्यूल्स, ठीक है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का एक और सेल ऑर्गेनल जो कि मेम्ब्रेन बाउंडेड हो गए, ठीक है। कहाँ फाउंड होंगे, साइटोप्लाज्म में, और क्या कंटेन करेंगे, वाटर, सैप, excretory product and other material not useful for the cell। एक तरह का हम समझ सकते हैं डस्टबिन हुआ वैक्यूल्स, ठीक है। तो क्या क्या कंटेंट करेगा, वाटर, सैप, excretory product और वैसे मटेरियल जो कि सेल के लिए यूजफुल नहीं है।
और बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। हम याद रखेंगे टोनोप्लास्ट क्या है, वैक्यूल का जो मेम्ब्रेन है, सिंगल मेम्ब्रेन, उसे हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। अब वैक्यूल आपको प्लांट सेल में मिलेगा एंड एनिमल सेल में मिलेगा। तो प्लांट सेल का जो वैक्यूल देखिए कितना छोटा है और एनिमल सेल का वैक्यूल देखिए कितना बड़ा है। तो इन प्लांट सेल द वैक्यूल कैन ऑक्यूपाई 90%, कितना 90% ऑक्यूपाई कर सकता है प्लांट सेल के स्पेस को। और ये क्या फैसिलिटेट करता है, ट्रांसपोर्ट द नंबर ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर वैक्यूल से, ठीक है, तो यहाँ पे पहले ही मान लीजिए 5 है और यहाँ पे 3 है, तो कंसंट्रेशन कहाँ ज़्यादा है, 5 है, फिर भी ये 3 से 5 में ही ट्रांसपोर्ट करेगा, यानी अगेंस्ट द कंसंट्रेशन। इसकी वजह से क्या होगा कि जो भी वैक्यूल के अंदर जो कंसंट्रेशन होगा वो सिग्निफिकेंटली हाई होगा साइटोप्लाज्म से। वही कह रहा है कि फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयंस एंड द अदर मटेरियल्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू द वैक्यूल्स। अगर अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहा है तो हम कह सकते हैं एक तरह से एटीपी का इन्वॉल्वमेंट हो रहा होगा ना, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो कंसंट्रेशन था वैक्यूल के अंदर वो बहुत ज़्यादा हो जा रहा था साइटोप्लाज्म के कंपैरिजन में। अब वैक्यूल्स भी बहुत तरह के हो सकते हैं, जैसे अगर हम एमीबा की बात करें तो इनमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट फॉर ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। और अगर हम प्रोटिस्ट की बात करें तो उनके पास जो फूड वैक्यूल होते हैं फॉर्म बाय एनगल्फिंग द फूड पार्टिकल। ठीक है, ये एमीबा, तो हम याद रखें कि जो एमीबा में कौन से वैक्यूल होते हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, जिसका काम क्या है ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। वही इन प्रोटिस्टा में या प्रोटिस्ट में जो फूड वैक्यूल होती है वो कैसे फॉर्म करता है, एक में फंक्शन दिया हुआ है, एक में फॉर्मेशन दिया हुआ है एनसीईआरटी में। तो कैसे फॉर्म करता है फूड वैक्यूल, बाय एनगल्फिंग द फूड पार्टिकल। देखिए एमीबा है, पैरामीशियम है एंड इग्लूना है, इनकी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल देखिए शेप अलग अलग भी हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन वो सेल कैसे, उनकी फंक्शन किस तरह। ठीक है, आई होप आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी करेंगे। थैंक्स एंड स्टे मोटिवेटेड।